Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I am here with the same series of Indian polity with the new subject or new topic, that is theory of separation of power. It is very important topic as far as your UPSC is concerned. यूपीएससी के रिस्पेक्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसको अगर आप प्रीलिम्स की सिर्फ बात कर रहे हैं देन हमें बिल्कुल ऊपर का बेसिक चीजें पढ़नी है. बट इफ समवन इज ऑप्टेड पॉलिटिकल साइंस और इंडियन पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन एज देयर मेन सब्जेक्ट और द सब्जेक्टिव पेपर और द ऑप्शनल सब्जेक्ट, देन इसको डिटेल में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. लेकिन एज फार एज आई कंसर्न यू आर हियर विद दिस वीडियो, हमें पता है कि हम सिर्फ प्रीलिम्स की अभी बात कर रहे हैं एट प्रेजेंट, दैट टू ऑफ 2020 और 2021. ठीक है, तो यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे, क्या होता है, क्यों दिया, कहां से आया, ये सारी चीज, क्यों ये अच्छा है. इसके पहले मैंने आपको बता चुका हूं मेजॉरिटी इन इंडियन कंटेक्स्ट, इंडिया में मेजॉरिटी क्या है ये बता दिया मैंने. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक और चीज पढ़ा दी है, प्रीएम्बल ऑफ इंडिया. थर्ड वीडियो बना रहा हूं दैट इज थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. इसके बाद हमें पता है इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, इंडिया नीदर फेडरल कंट्री एंड इंडिया नॉर अ यूनिटरी कंट्री. इंडिया ना ही पूरी तरीके से फेडरल है, ना ही पूरी तरीके से यूनिटरी है. इंडिया बाय इट्स ओन नेचर लाइक अ यूनिक क्या है, इंडिया में फेडरल भी है और साथ साथ इंटीग्रिटी है, इक्वालिटी है एंड सेक्युलरिज्म है. ये साथ में हमारे साथ चलता है. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग मींस इंडिया इज अ स्वी जनरी इन नेचर. इंडिया का नेचर कैसा है, स्वी जनरी. स्वी जनरी का मतलब होता है इट्स अ सेल्फ परपेचुएटिंग इंस्टीट्यूट, जो खुद की एक नई फीलिंग, खुद की एक नई फिलॉसफी दर्शाती है बाय इट्स व्यू कि हमारे यहाँ फेडरलिज्म एंड यूनिटरी कैसे साथ में होता है. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. हमें पढ़ना है पहले थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. इसके पहले आपको पता होना चाहिए इन एनी ऑफ द डिक्टेटोरियल और इन मोनार्क सिस्टम हमको पता है ऑल द थ्री पावर्स की मींस बात कर रहा हूं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ऑल थ्री लाइज इन अ सिंगल एंटिटी और सिंगल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट, या किसी एक इंसान के ऊपर ही सारी की सारी चीजें होती हैं. हमको पता है द किंग और द मोनार्क इज द ओनली judge, the jury and the one who used to execute these laws. Getting what I'm saying? जब हम बात करते हैं डिक्टेटोरियल रिजीम्स की, तो हमको पता है इन डिक्टेटोरियल रिजीम the decision, the laws are made by the single entity, single person, that is the dictator, and they are run or they are accepted by all without claiming कि वो जो भी लॉ बनाया गया है वो जस्ट है या अनजस्ट है, वो सबके लिए इक्वल है या अनइक्वल है, वो एक्चुअल में वैलिडेट होता है या नहीं होता है. नो वन हैव दैट क्वेश्चन इन देयर माइंड. दे हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर लॉ इफ दैट लॉ इज मेड बाय द डिक्टेटर और द मोनार्क. देयर इज नो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट हु कैन ऑप्ट और हु कैन स्पीक against that particular thing. That is the meaning of dictatorial or monarchy system. That's why there is a need of what? Theory of separation of power. Before saying the theory of separation of power, once the former American president said one thing, a beautiful statement, that if any of the country have a single entity which have the three powers or all the powers, that is the legislative, executive or the judiciary power, is the worst form of tyranny. गेटिंग सबसे भद्दी टाइप की अगर आपको डेमोक्रेसी या सबसे भद्दे टाइप का अगर सिस्टम आपको देखना है तो आप वही देखोगे जो कि मोनार्क और डिक्टेटोरियल रिजीम में हम देखते हैं. दैट इज सारे के सारे पावर कंसंट्रेटेड होते हैं ऑन अ सिंगल एंटिटी, किसी एक के हाथ में ही वो सारे पावर कंसंट्रेटेड होते हैं. दैट्स व्हाई द ब्यूटीफुल लाइन और ब्यूटीफुल थ्योरी इज गिवन बाय द मॉन्टेस्क्यू. मॉन्टेस्क्यू ने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी है जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. मॉन्टेस्क्यू साहब ने कहा था अगर आपके देश में सिस्टम को बहुत अच्छे से रन करना है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो और अच्छी डेमोक्रेसी आपके देश को शो करने को मिले, then there is a need to have the separation of power between the three institute, that is the legislative, the executive and the judiciary. We all know what is the meaning of the term legislative, we all know the term executive and we all know the term judiciary. हमको पता है legislative का मतलब क्या होता है, the one who used to make the laws. लॉ बनाने का काम कौन करता है, दी लेजिस्लेचर. एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है द वन हु एग्जीक्यूट दीज लॉ. जो भी लॉ बनाए गए हैं वो जनता के द्वारा लागू करवाना है, सब लोग उसे इक्वली फॉलो करें. समझ में आ रहा है. और जुडिशरी का मतलब होता है हु यूज्ड टू वैलिडेट दीज लॉ. अगर कोई इन लॉज को नहीं मान रहा है देन देयर इज सर्टेन जुडिशरी जो उसको देखे वो लॉ जस्टिस है या अनजस्टिस है, या लोग उसके साथ जस्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहे, किसके साथ, उस लॉ के साथ जो बनाया गया है. दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड टू हैव सेपरेशन बिटवीन दीज थ्री लॉ.
इसके अलावा हमारे जो मॉन्टेस्क्यू साहब थे, इन्होंने क्या कहा था कि कभी भी दीज थ्री इंस्टीट्यूट विल नॉट गोइंग टू इंटरफेयर विद ईच अदर, कभी भी ये तीनों चीजें एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं करेंगे। इफ यू आर अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर यू विल नॉट नेवर बी द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव और द जुडिशरी, आप सिर्फ लेजिस्लेटिव के मेंबर होंगे। इफ यू आर द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव यू विल नॉट गोइंग टू इंटरफेरेंस एनी मैटर ऑफ लेजिस्लेटर और द जुडिशरी, एंड इफ यू आर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव you will not going to interrupt the executive or the judiciary or the legislative team, you will only take care of your matter। आप जुडिशरी वाले हो तो जुडिशरी से रिलेटेड काम करेंगे, आप एग्जीक्यूटिव वाले हो तो आप सिर्फ एग्जीक्यूशन से रिलेटेड काम करेंगे, और आप अगर लेजिस्लेचर वाले हो तो सिर्फ आप लेजिस्लेचर का काम करेंगे। Means no single will be the member of more than one house, getting no member will be the member of more than one institute। कोई भी इंसान एक से ज्यादा इंस्टीट्यूट का मेंबर नहीं हो सकता। अगर वो लेजिस्लेचर का है तो वो सिर्फ लेजिस्लेचर में होगा। मींस लेजिस्लेचर विल नॉट इंटरफेरेंस इन द मैटर ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, सिमिलरली दीज टू विल नॉट गोइंग टू डू इंटरफेरेंस विद अदर टू इंस्टीट्यूट। समझ गए बेटा? अब इस लॉ को या इस थ्योरी को सबसे पहले जो किसी कंट्री ने अपनाई थी दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वी ऑल नो हर चीज में लगभग वो आगे ही है। जब हम बात करते हैं पॉलिटी की तो पॉलिटी में सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, पास किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हालांकि सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन सबसे पहले पास करने का दर्जा किसके पास है? उसके पास। अब कैसे ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर उन्होंने अपने देश में लागू की है वो हम देखते हैं। Now, as I already told you, USA Constitution is the first to implement the theory of separation of power। वैसे ही इसके अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, they are the first one to who implemented their constitution and they are the first one to implement the theory of separation of power। उनके आर्टिकल 1 की अगर बात करें तो वहां पर लिखा हुआ है all the legislative power are rested within the hands of the Congress। कांग्रेस क्या है? कांग्रेस पार्टी नहीं है जो भारत की है। भारत की पॉलिटिकल पार्टी का नाम है कांग्रेस, जिसको आप बोलते हो पंजाधारी। लेकिन यहां पर जब हम कांग्रेस की बात करते हैं, इट इज अ पार्लियामेंट ऑफ यूएसए। ये वहां की क्या है? पार्लियामेंट है। वहां की पार्लियामेंट, वहां की संसद का नाम है। जैसे हमारे यहाँ की संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट, वैसे वहां की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। ठीक है। एंड दैट टू दिस कांग्रेस इज बाइकैमरल। बाइकैमरल का मतलब क्या होता है? बाइकैमरल का मतलब होता है जैसे भारत की भी जो संसद है दैट इज बाइकैमरल, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा। वैसे यहाँ की जो सिस्टम है, यहाँ की जो कांग्रेस है दैट इज ऑल्सो बाइकैमरल। पहला होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेकेंड वन इज सीनेट। सेकेंड वन क्या होती है? सीनेट होती है। पहली होती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दूसरी होती है सीनेट। इनका मेन काम क्या होता है? टू मेक लॉस। समझ गए? आर्टिकल 1 टेल्स द लेजिस्लेटिव पावर, गिव्स द लेजिस्लेटिव पावर टू द कांग्रेस। कांग्रेस को पूरे के पूरे लेजिस्लेटिव पावर देती है जो कि बाइकैमरल है। एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा होता है सीनेट। कांग्रेस वहां की पार्लियामेंट का नाम है। इनका काम क्या है? टू मेक द लॉस। सेकंड आर्टिकल बोलता है द एग्जीक्यूटिव पावर, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर रेस्ट विद इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूएसए के प्रेसिडेंट के हाथ में होगा जितने भी लॉज बन रहे हैं वो सारे के सारे लॉज को इंप्लीमेंट करवाना है। अपार्ट फ्रॉम दैट द पॉलिसीज व्हिच द यूएसए प्रेसिडेंट वांट टू make or implement, these policies are also made and implemented by the president only। Getting? There is no one to question president। Getting? तीसरा आर्टिकल 3 tells the judicial power, all the judicial power rests within the hands of the federal supreme court of USA। USA का जो सुप्रीम कोर्ट है उसको सारे के सारे हमने क्या दिए हैं? जुडिशियल पावर दिए हैं। अब भाई मेरे को एक चीज बताओ, आप खुद सोचो, when there is a separation of power, कोई एक चीज आपको जो खटक रही हो वो क्या है? बेटा जैसे कि ये 3 इंस्टीट्यूट बनाए, ऐसा भी तो हो सकता है ये तीनों की तीनों इंस्टीट्यूट खुद में डिक्टेटर बन जाए। खुद में डिक्टेटर बनने का मतलब क्या होता है? हु हैव द एनॉर्मस पावर इन देयर ओन फील्ड, वो किसी और की सुने ही ना। मींस देयर इज नो चेक ऑन वन अनदर इंस्टीट्यूट। कोई भी एक दूसरे इंस्टीट्यूट को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, ऑर्डर नहीं करेगा, और अगर चेक नहीं करेगा तो वो खुद में एनॉर्मस पावर को फील कर सकता है और कुछ भी बन सकता है। जैसे हमने मूवी देखी थी एवेंजर्स। एवेंजर्स में कौन था? उस विलन का मुझे नाम याद नहीं आ रहा। वो विलन ने क्या काम किया था? सारे के सारे पावर अपने हाथ में ले ली थी। वो कौन सी
अंगूठिया कहते हैं, थैनोस, गेटिंग। तो उसने क्या किया था, सारे के सारे पावर अपने हाथ में ले लिया था, सारे के सारे स्टोन्स को लगा के। सेम थिंग यहां पर अगर प्रेसिडेंट को एनॉर्मस पावर दे दी गई, वो कुछ भी कर सकता है भाई, जुडिशरी सेक्शन को पावर दे दी है तो वो कुछ भी कर सकता है इन देयर ओन फील्ड। तो यहां पर इन लोगों ने क्या किया, अमेरिका ने क्या गेम अच्छा खेला कि भाई वाइल इंप्लीमेंटिंग द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, उन्होंने एक चीज और इंप्लीमेंट की, उसे ही कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। क्या कहा जाता है, दे हैव आल्सो इंप्लीमेंटेड और टेकन डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। मतलब कि वहां पर एक चीज और बोल दी गई कि हमेशा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों के बीच में हमेशा क्या होगा, देयर विल बी अ चेक्स एंड बैलेंस। चेक्स एंड बैलेंस की थ्योरी को फॉलो करेंगे। मतलब जब भी कभी बात करते हैं लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेचर जब भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी, जुडिशरी उस पर इंप्लीमेंट या उस पर इंटरफेरेंस कर सकता है अगर वो अगेंस्ट देयर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अगेंस्ट समथिंग विच इज नॉट वेलफेयर फॉर द नेशन। अगर इस तरह की कोई भी चीज होती है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से अगेंस्ट कोई बात होती है, तो हमेशा जुडिशरी उस पर इंटरप्ट करेगा। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट अगर कोई भी चीज करता है जो अनजस्टफुल है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो भाई लेजिस्लेचर उस पर इंपीचमेंट लगा सकता है। इंपीचमेंट जैसे मैंने बताया था लास्ट क्लास में जब हमने पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था इंपीचमेंट भारत सरकार के, जो भारत का प्रेसिडेंट है उस पर भी लगाई जाती है, लेकिन आज तक भारत के किसी प्रेसिडेंट पे इंपीचमेंट नहीं लगा। सेम इज द केस विद यूएसए। गेटिंग? थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जुडिशरी। जुडिशरी पे चेक्स एंड बैलेंस कैसा होगा, तो हमको पता है जुडिशरी को अगर निकालना है तो यही कैन बी एलिमिनेटेड बाय दिस ओनली, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर उसके अपॉइंटमेंट करना है तो अपॉइंटमेंट का काम कौन करता है, यही लेजिस्लेचर करता है विद द प्रेसिडेंट। गेटिंग? तो ऑल द थ्री इंस्टीट्यूट आर इंटरलिंक्ड विद वन अनदर, लेकिन कब, जब उनको लगता है कि वो लोग गलत कर रहे हैं, तो तीसरा या बाकी का इंस्टीट्यूट जिसको पावर दिया गया है वो बीच में इंटरप्ट करेगा। गेटिंग बेटा? दिस इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। गेटिंग? अब हम बात करते हैं व्हाट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और व्हाट अबाउट द नेचर ऑफ द इंडिया। इंडिया में हमने सेपरेशन ऑफ पावर को वाकई में लिया है या नहीं लिया है? गेटिंग बेटा? Now we're going to talk about the system or the separation of power which we have adopted. हमने जो अडॉप्ट किया, हमको पता है इंडियन गवर्नमेंट, पहले हम पढ़ लेते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर में कौन है, पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव में कौन है, प्रेसिडेंट। जुडिशरी में कौन है, सुप्रीम कोर्ट्स एंड द हाई कोर्ट्स। सेपरेशन ऑफ पावर ये तो दिया हुआ है, लेकिन पार्लियामेंट को हमने पूरे पावर दिए हैं टू मेक द लॉज। सुप्रीम कोर्ट मतलब एग्जीक्यूटिव पावर हमको पता है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जुडिशरी पावर हमने किसको दी है, सुप्रीम कोर्ट्स को एंड द हाई कोर्ट्स जो अलग अलग स्टेट्स में बनाए गए हैं। ये तीनों चीजें आप लोग इन सबसे बहुत अच्छे से वाजिब मतलब पता है आपको इसमें। लेकिन जब हम थोड़ा डिटेल में डीप में जाते हैं, वी ऑल नो पार्लियामेंट का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। मॉन्टेस्क्यू साहब ने क्या कहा था, इफ देयर इज अ परफेक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को अगर फॉलो करते हैं, देन नो मेंबर, नो सिंगल विल बी द मेंबर ऑफ मोर देन वन इंस्टीट्यूट। लेकिन यहां पे जब हम देख रहे हैं तो भैया प्रेसिडेंट साहब पार्लियामेंट का भी पार्ट हैं, दैट इज द लेजिस्लेटिव, और साथ में एग्जीक्यूटिव का भी प्रेसिडेंट ही हेड है, मींस प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। दूसरा जब हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं, तो ऑल द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव, दीज आर दी all the political executive we can talk, और all the temporary executive। मैं अभी आपको बताऊंगा ये मैं क्या बोल रहा हूँ। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव चलो थोड़ा बता देता हूँ। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव होता है और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव को ही हम कहते हैं दी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और दूसरा एग्जीक्यूटिव जो होता है उसे हम कहते हैं दी परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव का मतलब है ये परमानेंटली बने हुए हैं। परमानेंटली बनने का मतलब होता है डेमोक्रेसी। वी लिव इन द डेमोक्रेसी जहां पे हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में दी मिनिस्टर्स यूज्ड टू री इलेक्टेड। मिनिस्टर्स का मतलब है एमएलएज एंड एमपी, उनमें से ही मिनिस्टर बनते हैं, तो वो लोग री इलेक्ट होते हैं हर 5 साल में। तो भैया 5 साल बाद हो सकता है हम रहे ना रहे, लेकिन जब हम बात करते हैं दी परमानेंट, परमानेंट का मतलब एक बार बन गया तो वो तब तक जब तक उसका टेन्योर पूरा नहीं होता, दैट इज 60 साल उसके पूरे नहीं होते, या जो भी पर्टिकुलर ईयर हमने बनाया है जब तक वो उतने का नहीं होता तब तक वो उस पोस्ट पे, उस पद पे बना रहेगा। दैट इज द परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसे हम कहते हैं दी ब्यूरोक्रेट्स, दी आईएएस ऑफिसर, दी आईपीएस ऑफिसर, ऑल द सिविल सर्वेंट्स।
सिविल सर्वेंट्स कम्स अंडर द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। जब टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, दीज आर द मिनिस्टर्स। समझ में आ रहा है? जो पर्टिकुलर आफ्टर एन इंटरवल ऑफ सर्टेन टाइम पीरियड, जब इलेक्शन होते हैं, उन इलेक्शन से नए लोग आते हैं, उनसे नए मिनिस्टर्स बनते हैं। और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिनका हेड कौन होता है? द प्राइम मिनिस्टर। उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर यूज्ड टू चेंज, ऑल्टर होते रहते हैं हर 5 साल में। वो आपको पता है, या तो रीइलेक्ट हो जाएगा या तो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला कि एक परमानेंट होता है, पॉलिटिकल होता है। तो हमको पता है एग्जीक्यूटिव में सारे के सारे मिनिस्टर्स भी आते हैं, मिनिस्टर्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये सारे के सारे लोग आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। बिकॉज व्हाट, व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग, बिकॉज इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब होता है हमारे यहाँ जो हेड है वो एक्चुअली, इन एक्चुअल हेड की बात करें, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। लेकिन जब हम बात करते हैं दी नॉमिनल हेड, तो नॉमिनल हेड के नाम पे हम कर देते हैं दी प्रेसिडेंट। लेकिन एक्चुअल पावर जो है रेस्ट करते हैं, दे आर रेस्टेड विद इन द हैंड्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है उसके हाथ में सारे के सारे पावर होते हैं अगर हम एक्चुअली बात करें। लेकिन नॉमिनल हेड की बात करें तो ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ही और शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? दूसरा, प्रेसिडेंट हालांकि काम करता है, लेकिन प्रेसिडेंट वही काम करता है जो कि प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सजेस्ट करते हैं। मतलब वो सारे काम जब करता है जब उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में प्राइम मिनिस्टर भी आता है, ये लोग उसे कोई चीज बोले ये काम करने के लिए, ये काम ऐसा ऐसा है, then only the president used to take the decision on that particular matter. That's why I am saying Indian government is a parliamentary system. पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेटिव पावर भी पार्लियामेंट को दे दिए गए हैं, और साथ में वहीं से कुछ मेंबर जो गवर्नमेंट हमारी उठाई गई है, जो पार्लियामेंट से उठी है, उसको ही हम बोलते हैं दी एग्जीक्यूटिव, पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। दी आर द मेंबर ऑफ बोथ पार्लियामेंट, दैट इज द लेजिस्लेटिव एज वेल एज दी एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी इज अ सेपरेट बॉडी। कब? 1973 के बाद। 1973 में जो एक्ट या जो अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया, जब सीआरपीसी बनी गई थी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड, इसके बाद ही हमने देखा कि हमारे यहाँ स्टेट कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बनाए गए थे। उसके पहले हमारे यहाँ जो एक कलेक्टर होता था, उसका एक और नाम था डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का मतलब है वो दोनों काम करेगा, वो रेवेन्यू कलेक्ट करने का भी काम करेगा, साथ में डिस्ट्रिक्ट में मैजिस्ट्रेट के जैसे भी काम करेगा। मतलब ही विल एक्ट एज अ रेवेन्यू कलेक्टर एज वेल एज द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। मतलब वो न्याय भी कर रहा है और वो कलेक्ट भी कर रहा है। तो यहां पे क्या किया मैंने, जुडिशरी को ही 2 पावर दे दिए, एग्जीक्यूटिव को भी पावर दे दिए एज वेल एज द जुडिशियल पावर। दैट्स व्हाई हमने 1973 में देखा कि भैया जो सीआरपीसी पास हुआ, उसके थ्रू हमने क्या अमेंड किया कि अब जो कलेक्टर है उसको सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन का काम किया गया है, और हमने उसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पोस्ट है उसके बदले हमने डिस्ट्रिक्ट में क्या बना दिए, कोर्ट्स बना दिए, जो वहां की क्रिमिनल प्रोसीडिंग चीजें दिखेगी। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? एनी डाउट टू एनीवन? ये है हमारे यहाँ का लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी थिंग। ओके, सो वी हैव इंप्लीमेंटेड द थ्योरी ऑफ सेपरेशन पावर बट इन आवर ओन वे, इसलिए हमने कहा था स्वी जनरी। करेक्ट? इसके बाद लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं, ये तो हमने भी पढ़ा है। एग्जीक्यूटिव जो हमारा लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेचर में जो भी चीज देखता है वो कौन देखता है भाई, जुडिशरी चेक करता है कि भाई जो भी इनने लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए वो सही बनाए नहीं बनाए। ऑल्दो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का हेड भी होता है, दैट इज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बिना सिग्नेचर के कोई भी लॉ नहीं होता है। करेक्ट? जब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव कोई ऐसे काम नहीं करेगा जो लेजिस्लेचर ने ना किया हो। अगर एग्जीक्यूटिव ने कोई ऐसे काम किए हैं, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर है, तो उस पर क्या कर सकता है, लेजिस्लेचर उसको निकाल सकती है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इंपीचमेंट। समझ में आ रहा है? जब बात करते हैं जुडिशरी, तो जुडिशरी को अपॉइंट कौन करता है बेटा? जुडिशरी को अपॉइंट करने का काम किसका है? दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट उसको निकालने का काम कौन कर सकता है? मैंने मेजॉरिटी वाले सेक्शन में बताया था उसको निकालने का काम कौन कर सकता है? दी लेजिस्लेटिव। दीज आर द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अपार्ट फ्रॉम दैट इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो हमने बता दिया कि हमारे यहाँ चेक्स एंड बैलेंस की थ्योरी फुलफिल हो रही है, लेकिन अगर आप दूसरी चीज देखोगे कि हमारे यहाँ जो जज होता है, जज हम बोलते हैं कि प्रेसिडेंट उसको क्या करता है, अपॉइंट करता है, बट इन एक्चुअल अगर हम देखें जो हमारे यहाँ कोलिजियम सिस्टम है, जो भी सिस्टम है, कोलिजियम सिस्टम के थ्रू जब हम देखते हैं कि जज का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो उस जूरी में कौन होते हैं? ऑल द जजेस यूज्ड टू अपॉइंट अनदर जज। सारे जज की जूरी होती है और वो एक दूसरे जज को नियुक्त कर देता है। मतलब हमारे यहाँ क्या है का चेक्स एंड बैलेंस नाम के लिए है कि एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूज्ड टू अपॉइंट द जज, लेकिन जज अपॉइंट प्रेसिडेंट तभी करता है जब वो उसको बाकी के जजेस सलाह दें कि इस पर्टिकुलर इंसान को अब जज बना दो। इट्स मच डीपर इन सेंस, लेकिन हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं उसको हमें ये समझ में आया थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर होती क्या है और उसे कहाँ इंप्लीमेंट किया है और कैसे इंप्लीमेंट किया है। आई होप इस
टॉपिक में आपको जितने भी माइन्यूट डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर तब भी कोई डाउट बचता है, यू कैन डायरेक्टली कमेंट मी और यू कैन आस्क मी थ्रू योर कमेंट्स। Fine. Apart from that, do subscribe my channel or your channel Study Darbar and share, like and show your love to me. Thank you.